तो दोस्तों कैसे हो सभी। जैसा कि अपना फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस अपन ने स्टार्ट किया है, मतलब चल रहा है अपना फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। तो आज इसका जो लेक्चर नंबर आज 35 होने वाला है, तो इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं मतलब अपने जो फर्टिलाइजर टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो फर्टिलाइजर टॉपिक का आज का जो लेक्चर नंबर 35 होने वाला है, उसके अंदर अपन लेक्चर नंबर 4 है किसका, ये फर्टिलाइजर का। अपने 3 जो लेक्चर हुए थे अपने फर्टिलाइजर के, जो कि स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने फंडामेंटल बैच वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। तो आज का जो फर्टिलाइजर अपना टॉपिक है, इसके 3 लेक्चर हो गए, जिसके अंदर मैंने बेसिक बातें की थी, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर क्या है उसकी कंप्लीट अच्छे से प्रॉपर डिटेल में बात की थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर में भी उसके अलग अलग टाइप्स पे यहाँ पर पढ़े थे। उसके बाद हम आज के लोग जो लेक्चर नंबर अपना फर्टिलाइजर का जो 4 नंबर का लेक्चर होने वाला है, उसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर अपन जो यूज करते हैं यूरिया वगैरह, उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसी साथ में अपन इसके अंदर एक अपने 2 टर्म्स की बात करेंगे, एसिडिक इक्विवेलेंट एंड बेसिक इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये कंप्लीट आज बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 35 के अंदर, जो अपना फर्टिलाइजर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और इसी के साथ अपना फर्टिलाइजर का टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जो सोइल फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस है, इसका भी एक लास्ट लेक्चर बचेगा अपना लेक्चर नंबर 36 में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। इसके अंदर आपको ओनली बायो फर्टिलाइजर पढ़ाना है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर कंप्लीट होने के बाद ये अपना फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो तो आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हो कैसे क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, आप कैसे इसको बहुत मिनिमम टाइम में आप फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस को कंप्लीट कर सकते हो, उसकी भी हम अपन लास्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यूरिया के बारे में, ठीक है। तो यूरिया की बात क्यों कर रहे हैं सर? यूरिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरिया अपने बहुत ज्यादा यूज होने वाला अपना फर्टिलाइजर होता है। अपने वर्ल्ड वाइड बात करें या अपनी इंडिया के अंदर बात करें तो सबके अंदर यूरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फर्टिलाइजर होता है। तो इसकी बात करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले मैंने बात है कि सर इसके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि ये बहुत वर्ल्ड वाइड देखा जाए, अपनी इंडिया अंदर या राजस्थान अंदर कोई भी स्टेट के अंदर सब जगह बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यूरिया। और क्यों किया जाता है यूरिया? क्योंकि एक तो अपने को सिंपली अवेलेबल फॉर्म में हो जाता है, और इससे जो मिलने वाला अपने को सोर्स होता है वो कौन सा सोर्स, सॉरी, तो इसके अंदर अपने को सोर्स होता है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपने इसको इससे मिलता है, और कितना परसेंटेज नाइट्रोजन मिल जाता है? 46%, मतलब अच्छा खासा इससे अपने को नाइट्रोजन भी मिल जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा खासा इससे अपने को 46% नाइट्रोजन मिल जाता है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी अपने अब मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था कि जो एनपीके होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि जो एनपीके होता है, मतलब एनपीके को मैं एनपीके के बारे में आपको बताया था कि ये प्राइमरी फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है इसका अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं नाइट्रोजन के अंदर प्राइमरी जो मिनरल्स होते हैं। क्योंकि अपनी जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह होते हैं, क्योंकि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं करेगा, अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं करेगा, तो अपना प्रोडक्शन भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ही एक मतलब अपनी ये बहुत जरूरी एलिमेंट होता है अपने बहुत चीज के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपने इसकी बात करना जरूरी है। इसलिए अपनी सोइल में इसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको ज्यादा अपन क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक नेचर, अपने मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी अच्छे से समझा दिया था कि जो ये यूरिया होता है मात्र एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर है जो किस टाइप का होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी उस टाइम अपन मैंने बताया भी दिया था आपको, अच्छे से समझा भी दिया था क्यों ऐसा होता है, वो बता दिया था। ऑर्गेनिक नेचर का क्यों होता है वो मैंने वहाँ पर कंप्लीट आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। तो यहाँ पर बार बार समझाऊंगा तो और भी स्टूडेंट का टाइम खराब होगा। तो स्टूडेंट जो नहीं देखे हो तो हमारा फर्स्ट जो वीडियो फर्टिलाइजर का वो आप जाकर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिस साथ में किंग ऑफ फर्टिलाइजर इसको अपन बोलते हैं, जिस साथ में इसको हैबर मेथड्स के इसका हैबर मेथड्स होता है जो इसकी मतलब फॉर्मेशन के अंदर यूज करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन के लिए जो मेथड यूज करता है तो यूज किया जाता है वो इसके अंदर हैबर मेथड्स है। इसको अपन प्रॉपर अच्छे से याद रखें, हैबर मेथड्स। तो इसके हैबर मेथड्स की अपन कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि हैबर मेथड्स होता क्या है, ठीक है। इसके लिए इसकी जो ये हैबर मेथड होता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन लेते हैं अपन, ठीक है। नाइट्रोजन का अपन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, NH3 गैस यहाँ पर अपने को मिलती है, ठीक है। तो इसको NH3 गैस को फिर यहाँ पर वापस से मतलब हाई टेम्परेचर पर बोल करते हैं, तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होता है, यूरिया। अब ये रिएक्शन होती है, आपको पता है, आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए, 11th 12th के स्टूडेंट है, मतलब पढ़कर आए हो आप, तो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो सर उसके अंदर कुछ तो कैटालाइज वगैरह यूज होता है या एंजाइम यूज होता है। लेकिन आप यहाँ पर हम
जो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज कर रहे हैं, यदि सोइल के अंदर होता है, सोइल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पर किसका एंजाइम की जगह मतलब अपनी मतलब रिएक्शन होती है इसके अंदर स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए इसके अंदर कैटालाइज का यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो कैटालाइज यूज करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। इसके अंदर जो कैटालाइज यूज करते हैं वो करते हैं एपी, ठीक है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके अंदर जो कैटालाइज यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कैटालाइज एपी, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटालाइज के रूप में यूज यहाँ पर कैटालाइस्ट के रूप में यहाँ पर फिर यूज करते हैं। उसी साथ में यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर प्राइमर के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहले तो आपको यही याद दिमाग में रखना है, क्योंकि हेबर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसका जो यूज करते हैं अपन, एक यूज भी करते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल मेथड्स बोलते हैं। फर्टिलाइजर के अंदर अपने को प्रिंसिपल मेथड्स के नाम से जाना जाता है, हेबर मेथड, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ अपन यहाँ पर बात कर लिया। इसके अंदर जो कैटलिस्टिक होता है उसकी अपन बात कर लिया कि यहाँ पर क्या होता है, एफी होता है, जो क्या करता है अपनी रिएक्शन की जो गति होती है, उसकी मूवमेंट होता है रिएक्शन का, मतलब फास्ट करने का, स्लो करने का काम, मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यहाँ पर कैटालाइस्टिक करता है, जिसकी जो कौन है यहाँ पर एफी है। और प्राइमर के रूप में यहाँ पर कौन होता है, Al2O3, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन टेम्परेचर को लेकर एंड प्रेशर को लेकर। इसके अंदर जो टेम्परेचर अपने को रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। उसी साथ में इसके अंदर प्रेशर जो अपने को रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 200 से 1000। इसकी यूनिट प्रेशर का क्या हो जाएगा, केजी मीटर। तो ये अपनी यूनिट होगी। तो दोनों ये चीजें आपको याद रखना है। यूरिया के अंदर मेन जो चीज याद रखनी है आपको, क्या याद नहीं, कि ऑर्गेनिक नेचर का होता है। एक मात्र ऐसा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर है इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला, जिसका नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक। बाकी जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं किस टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। साथ में इसके अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज मैंने बताया वो होती है सर 46% होती है, बिल्कुल सर हमें याद है। साथ में इसका फॉर्मूला होता है CN2 CONN2। इसको ये जो होता है, इसको कभी कभी आपको ये भी फॉर्म में देखने को मिल जाता है, C डबल बॉन्ड, इस फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूले में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने बताया कि किंग ऑफ फर्टिलाइजर होता है, ये भी अपनी बात के लिए। उसके बाद में फॉर्मेशन की बात के लिए, फॉर्मेशन के अंदर इसके अंदर जो सर रिएक्शन होती है वो होती है एबर मेथड। और एबर मेथड्स क्या होती है, एबर बोस्कस मेथड बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, प्राइमरी मेथड्स होती है फर्टिलाइजर में, इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं सर, N2 गैस लेती है, N2 गैस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2 गैस के साथ करा देते हैं। और इसके अंदर जो कैटालाइस्टिक यूज करते हैं वो Fe होते हैं, फेरस होता है, और प्राइमर के रूप में यहाँ पर Al2O3 होता है सर। उसकी जैसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया बनता है, उसको वापस से हीट करते हैं तो वापस से हमारा क्या बन जाता है सर, यूरिया बन जाता है। और इसके अंदर जो कंडीशन होती है, जो टेम्परेचर वगैरह की जो कंडीशन होती है सर, कंडीशन यहाँ पर टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 400 से 450। उसी साथ में 200 से 1000, मतलब 200 से 1000 केजी पर मीटर क्यूब इसके अंदर प्रेशर होता है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसी के साथ में इसका जो एपी फेरस जो होता है कैटालिस्टिक की तरह इसके अंदर यूज किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिया। यूरिया इतना पढ़ लिया सर, बिल्कुल पढ़ लिया, लेकिन आप सर सोइल पढ़ा रहे तो हम सोइल के बारे में उसको देखेंगे ना सर। तो अपन सोइल के अंदर डाल रहे हैं तो सोइल के अंदर रिएक्शन क्या, मतलब क्या इसका आगे फ्यूचर रहने वाला है। तो अगर अपन रिएक्शन इन सोइल पढ़े, या अपन जो यूरिया होता है, यूरिया का यहाँ पर फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर ऑफ यूरिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि भाई जो यूरिया है उसका क्या रहने वाला है, मतलब किस अवेलेबल फॉर्म में अपने को मिलने वाला है, तो उसकी बात करेंगे। तो यूरिया और फ्यूचर ऑफ यूरिया इन सोइल, मतलब सोइल के अंदर अपन ने सर यूरिया डाल दिया तो आने वाले टाइम में इसका क्या, अपने प्लांट को कैसे क्या प्रोवाइड होगा, कैसे क्या इसकी रिएक्शन वगैरह होती है, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने यूरिया डाला, ठीक है, मैंने आपको जब बताया था फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन के अंदर अपने अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। वहां पर आपको मैंने वाटर सोल्यूबल के पढ़ाया था, एसिडिक सोल्यूबल, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, फॉस्फोरस वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको। तो एक नेचर होती है, मतलब फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर क्या है, ऐसा तो नहीं डाल दिया डायरेक्ट प्लांट यूज कर लिया, उसको कोई मीडियम चाहिए, या तो रिएक्शन करके उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए कोई मीडियम चाहिए, या कोई एंजाइम वगैरह चाहिए, जो क्या करता है, कोई भी अपन फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब मैं आपको न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वो सोइल में भी आता है, एग्रो में भी आता है, तो अपन उसको अलग से लेंगे, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस में नहीं लेंगे। न्यूट्रिएंट्स का अपन पूरा चैप्टर बात करेंगे। तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबल फॉर्म में, मतलब प्लांट किस फॉर्म में अपटेक करता है, अवेलेबल फॉर्म में अपटेक करता है न्यूट्रिएंट्स का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर रिएक्शन के लिए यहाँ पर अपने मीडियम की तरह यूज कर जो काम आता है वो यहाँ पर H2 आता है, ठीक है। H2 के साथ में यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो करता है यूरिएज, ठीक है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में जब H2 अपने को मिलता है यूरिया के अंदर, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर होना ही चाहिए,
या यदि आपके पास थोड़ा भी बहुत मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ पर आपका यूरिया सोइल के अंदर पड़ा रहेगा। यदि बहुत हाईली ड्राई सोइल है उसके अंदर यूरिया यदि बिना वाटर के अपन उसको डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको डिजोल्व होने के लिए, सिंपल फॉर्म में चेंज होने के लिए या उसको रिएक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, H2 की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी साथ में यूरिया एंजाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। यूरिया एंजाइम कुछ सीक्रेट करता है, एसिडिक कंपाउंड वगैरह सीक्रेट करता है, वो इसको क्या करता है, डिग्रेड करता है, इसको डिकम्पोजिशन मतलब डिग्रेड करने का काम करता है कौन एंजाइम यहाँ पर, यूरिएज। तो यहाँ पर ये यूरिएज जैसे ही और H2 की उपस्थिति में क्या कर बनता है यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये अपन कंपाउंड बनता है। लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस एंड CO3 2 माइनस ना। आपको क्लियर हुआ, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस। जैसा मैंने आपको यूरिया मैंने पढ़ाया था, मतलब सॉरी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर था, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की वहां पर मैंने आपको फॉर्म भी बताई थी कि नाइट्रोजन जो होता है अपने जो प्लांट होते हैं वो NH4 प्लस की फॉर्म में लेते हैं, उसी साथ में NO3 माइनस, मतलब मैक्सिमम जो यूज करते हैं NO3 माइनस करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं वो NH4 प्लस का भी यूज करते हैं। तो फाइनली अपने पास मैंने दिखा दिया कि अपने पास क्या बन गया, NH4 प्लस बन गया, ठीक है। तो यूरिया कितनी बात किया, यूरिया डिवाइड हुआ सर NH4 प्लस बना और ये NH4 प्लस होता है, ठीक है। ये NH4 प्लस कन्वर्ट होता है NO3 माइनस के अंदर, जिस रिएक्शन को अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। आगे अपन बात भी करेंगे उसकी, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया लगा देता हूँ कि सर होने अपने लेक्चर में क्या होने वाला है, क्या अपन पढ़ने वाला है। सर आपने यूरिया पढ़ा है, यूरिया का आप फ्यूचर बताने वाले हो कि यूरिया का सोइल के अंदर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने सर यहाँ पर रिएक्शन बताई, आपने रिएक्शन को तोड़ा किसकी प्रेजेंस में, वाटर की, मतलब कुछ तो ह्यूमिडिटी हमें चाहिए, उसी साथ में यूरिनेज एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होता है सर, सोइल के अंदर रहता है। वो उसकी उपस्थिति में क्या करता है सर, यहाँ पर ये NH4 प्लस एंड CO3 2 माइनस में क्या हो जाता है सर, कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस। जैसा कि सर आपने बताया कि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होता है, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्लांट दो फॉर्म में यूज करता है, NH4 प्लस में भी करता है। तो हमारे पास सर यूरिया की एक तो फॉर्म मिल गई NH4 प्लस, जिस साथ में NH4 प्लस आगे जाकर के क्या करता है NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है उसकी, उसके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से क्या करता है NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो दो फॉर्म अपने को मिल गई, मैंने बताया दिया फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं किसका, यूरिया का, किसके अंदर, सोइल के अंदर। तो NH4 प्लस मिल गया, अब NH4 प्लस से हमने NO3, तो दोनों फॉर्म हमने देख ली। अब ये दोनों फॉर्म की क्या और फ्यूचर रहते हैं उसकी अपन बात करेंगे कि NH4 प्लस का भी क्या अपने आने वाले टाइम में क्या इसके अंदर, सोइल के अंदर क्या इसके अंदर चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसका अपन लॉसेज वगैरह होता है सर। तो इसके अपन कंप्लीटली अपनी यहाँ पर बात करने वाले। तो अपन नेक्स्ट अपन स्लाइड में बात करेंगे, दो अपन इंपोर्टेंट बात करेंगे NH4 प्लस की, क्योंकि अमोनियम आयन है, उसी साथ में नाइट्रेट की बात करेंगे, तो इसकी भी अपन बात करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो चलते इतना समझ में आया अपन क्यों पढ़ रहे हैं, सोइल के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, और क्यों अब अपन NH4 प्लस एंड NO3 माइनस को अपन क्यों अब वापस से इसकी फर्दर स्टडी करने वाले हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। उसके बाद में हेबर मेथड्स का मैंने बता दिया, आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर अच्छे से प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। कुछ भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट्स वगैरह में जरूर फ्री बोला करो। लास्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैंने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा मैं, उसके अंदर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप मेरे को बता सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अब इसके अंदर अमोनियम आयन की, ठीक है। तो अमोनियम आयन मैंने बताया कि नाइट्रोजन सोर्स के रूप में जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट भी इंटेक कर लेते हैं, किसके लिए, अमोनियम आयन के लिए। तो उसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, एक क्या ट्रिक बताया था, वो ट्रिक है, तो इसका जो ट्रिक मैंने बताया था तो क्या था, आलू गदा है, ठीक है। क्या है, आलू गदा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आलू मतलब पोटेटो। तो जो प्लांट है तो डायरेक्ट यूज करते हैं, बहुत बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है, पोटेटो आ जाता है, उसी साथ में शुगर कैन मतलब गन्ना यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसी साथ में धान यहाँ पर आ जाता है, धान मतलब क्या हो गया यहाँ पर, राइस हो गया। उसी साथ में एक टी और आता है इसके अंदर, मतलब चाय भी इसके अंदर होता है, जो क्या करते हैं डायरेक्ट अपटेक करते हैं। तो ये चार प्लांट मतलब अपने पास क्रॉप मिलती हैं जो क्या करती है, डायरेक्ट अपटेक करते हैं, किसका, NH4 प्लस का, किसके फॉर्म, किसके लिए, नाइट्रोजन के अपटेक के लिए, ठीक है। उसी से बात करते हैं फिक्सेशन इन सोइल पार्टिकल। जो सोइल पार्टिकल होते हैं, जैसे सोइल पार्टिकल के अंदर इसके अंदर बात करें फॉर एग्जाम्पल मोनोमोरिलोनाइट, ठीक है, मोरिलोनाइट, ठीक है। तो मोरिलोनाइट होता है, ये क्या करता है अपने अंदर, मतलब सोइल पार्टिकल होता है उसके अंदर फिक्स कर लेता है, किसको, अमोनियम आयन को। तो कुछ पार्टिकल होते हैं इसको फिक्स भी कर लेते हैं, उसी साथ में कुछ होते हैं इसको एडजॉर्ब ऑन सोइल पार्टिकल। बिल्कुल सर अमोनियम आयन होगा, तो आपने बताया था कि जो सोइल पार्टिकल होते हैं, ये सोइल पार्टिकल क्या होते हैं सर, ये मेरे सोइल पार्टिकल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है सर। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा,
ये जो आपने फिनोमेना बताया था, यही फिनोमेना चलता है आयन एक्सचेंज, किसके अंदर, जब प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है। तो कुछ सोइल पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्या कर लेते हैं, इसको अपनी अपनी सरफेस के ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमोनियम आयन का मैंने बताया कि कुछ प्लांट तो क्या कर लेते हैं, इसका असर डायरेक्ट इंटैक्ट कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। जैसे मोनोमोडुलाइट होता है, ये अमोनियम आयन को क्या कर लेते हैं, फिक्स करके रखते हैं। उसी साथ में आपने बताया एब्जॉर्ब ऑन सोइल पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब क्यों कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव खेलते हैं, तो ये किसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, सोइल पार्टिकल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो बैठना मतलब उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाना, मतलब अवशोषण हो जाता है वहां पर, ठीक है। उसी के साथ में एक टर्म आती है वोल्टिलाइजेशन। ये इसकी क्या है, जितनी अपन ने पढ़ा, तो ये तो क्या थी, अपनी बेनिफिट रिएक्शन थी, अपन ने डायरेक्ट यूज करा तो बेनिफिट प्लांट के लिए फिक्सेशन हो रहा है, तो ये भी डायरेक्ट प्लांट के बाद में अवेलेबल फॉर्म में जाएगा सोइल के अंदर। उसी साथ में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भी ये क्या कर रहा है, प्लांट को वापस अवेलेबल फॉर्म में एक टाइम के बाद प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टिलाइजेशन हो, ये क्या होती है, ये अपनी हानिकारक रिएक्शन होती है, यहाँ पर हार्मफुल इम्पैक्ट रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, वोल्टिलाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो NH4+ होते हैं अपने को अवेलेबल फॉर्म में है, लेकिन ये क्या करता है, NH4+, ये NH3 की NH3- के अंदर, मतलब NH3 गैस, अमोनियम गैस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो मतलब क्या करता है, टेम्परेचर के अंदर ये क्या होता है, वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये निकल जाता है, तो ये क्या हो गई, एक हार्मफुल रिएक्शन हो गई, किसके लिए हो गई, अपने यूरिया के लिए। कौन सी, वोल्टिलाइजेशन। और जो मैक्सिमम जो अपने को देखा जाता है, मैक्सिमम इन बेसिक एंड एल्कलाइन सोइल के अंदर अपने को वोल्टिलाइजेशन देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, वो भी अपन बिल्कुल यहाँ पर रीजन के साथ में बात कर लेते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। हम बिल्कुल कंसेप्ट से एक एक चीज यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है सर, जो अब आपने बताया कि सर बेसिक सोइल है, एल्कलाइन सोइल, बिल्कुल सर, मेरे को इतना तो पता है कि सर H+ क्या होगा, बेसिक सोइल या एल्कलाइन सोइल में कम होगा सर, जबकि OH- क्या होगा सर, ज्यादा होगा सर, इतना मुझे पता है सर। आप तो आगे बताओ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे आपको आगे। अब ये क्या हुआ, OH- है। अब यहाँ पर मेरे पास सोइल में पड़ा है NH4+, लेकिन कुछ टेम्परेचर वगैरह की वजह से, कंडीशन की वजह से, या कुछ ह्यूमिड कंडीशन की वजह से क्या हुआ यहाँ पर, कि जो ये OH- कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये OH- धीरे से चुपचाप इसके पास आता है, NH4+ के पास, इसके पास इसको बोलता है कि भाई साहब आपके पास H+ ज्यादा है, एक H+ ज्यादा है, आप मेरे को एक H+ दे दो, तो मैं भी क्या करूंगा, एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाऊंगा, H2। क्योंकि हर जो आयंस होता है, हर आयंस की एक मतलब इच्छा होती है अपनी लाइफ में कि वो क्या करना, अपना स्टेबल कंपाउंड बनाए, और स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेगा, ये H+ चाहिए इसको। तो ये क्या करता है, NH4+ के पास जाता है, कौन जाता है, OH-, और OH- NH4+ के पास जाता है, और NH4+ क्या कर देता है, यहाँ पर से H+ रिलीज कर देता है, और H+ किससे जुड़ता है, OH- से, और ये OH- क्या करता है, अपने पास वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। उसी के साथ में यहाँ से क्या हो जाता है, NH3 गैस रिलीज हो जाती है। तो ये क्या होगा, वोल्टिलाइजेशन के लिए हमारे को एक मतलब नुकसान, मतलब हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल रिएक्शन है, इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया वोल्टिलाइजेशन, किसकी बात की अपन ने, बेसिक सोइल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन। मैंने दो फॉर्म में बताया कि NH4+ ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट एसिड, मतलब नाइट्रेट के अंदर होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, NO3 बोलते हैं। अब ये जो होता है, इसके लिए दो रिएक्शन यहाँ पर काम लेती है, किसके लिए, नाइट्रिफिकेशन के लिए। दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अपने को मिलता है यहाँ पर NO2-, ठीक है। तो उसी के बाद में मिलता है NO3-, मतलब पहले मिलता है अपने को जो कंपाउंड बोलते हैं नाइट्राइट, और जो अपने को नेक्स्ट मिल गया है वो बोलता है नाइट्रेट। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें दो प्रोसेस में अपने को यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, और इसी साथ में नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब हो रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन में होगी सर, ठीक है। इसमें होगी एरोबिक कंडीशन में रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। इतना क्लियर हो। नाइट्रिफिकेशन किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। तो उसके साथ में NO2- और 4H+, उसी के साथ में 2H2, उसी के साथ में NO2। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एक बात जो याद रखने की है, वो याद रखने की है, जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो अपने को यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर सॉइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रोब्स के प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स होता है, वो होता है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास। या ये जो माइक्रोब्स हैं आपको बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से याद रख लेना है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। उसी साथ में इसके अंदर जो माइक्रोब्स यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, वो होता है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर सेकंड जो रिएक्शन हो गई, उसके अंदर अपने को पार्टिसिपेट करता है। उसी साथ में जो फर्स्ट जो रिएक्शन होती है, जिसके अंदर अपने को नाइट्राइट मिलता है, NO2- मिलता है, उसके अंदर जो अपने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर काम करता है, वो होता है नाइट्रोसोमोनास।
इतना क्लियर हुआ। उसी साथ में जो नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसके लिए जो सुटेबल ऑप्टिमम जो टेम्परेचर अपने पास होना चाहिए वो वहाँ पर होना चाहिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस टेम्परेचर पे जो अपने माइक्रोब्स होते हैं ये अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपनी अच्छी रिएक्शन प्रॉपर रिएक्शन करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री, उसी साथ में न्यूट्रल टेम्परेचर या हल्का जो अपन बोले इसके अंदर बेसिक या हल्का क्षारीय जो मीडियम मतलब न्यूट्रल वो पीएच रहेगी अपनी सॉइल की, उसके अंदर भी नाइट्रिफिकेशन की जो रिएक्शन होती है अच्छी अपने को देखने को मिलती है। तो ये होगा नाइट्रिफिकेशन। ये किसकी बात की अपन ने? अमोनिया का फ्यूचर की बात की। अमोनिया मतलब टाइम हम क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस रहती है सोइल के अंदर, उसके अपन कंप्लीट यहाँ पर बात किया। इसके अंदर डायरेक्ट यूज हुआ, फिक्सेशन ऑफ सोइल पार्टिकल बताया मैंने, उसी साथ एब्जॉर्प्शन ऑन सोइल पार्टिकल बताया, उसी बाद में वोल्टिलाइजेशन बताया, उसी बाद नाइट्रिफिकेशन। इसके अंदर वोल्टिलाइजेशन को मैंने बताया आपको कि ये क्या होती है, हार्मफुल रिएक्शन होती है, ठीक है, हार्मफुल रिएक्शन होती है अपने यूरिया के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रेट। तो बताया मैंने आपको फॉर्म, जिसके अंदर फर्स्ट बताया, और नाइट्रेट मिल गया किससे मिल रहा है अपने को? अमोनियम से ही, उसका नाइट्रिफिकेशन से अपने को क्या मिल रहा है? नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का क्या फ्यूचर रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाइट्रेट को मैक्सिमम अपने जितने भी प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाई प्लांट, किससे क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके साथ में लीचिंग लॉस अपने को देखने को मिलता है किसका? नाइट्रेट आयन का। अब लीचिंग लॉस देखने को मिलता है, क्यों मिलता है? जो नाइट्रेट आयन होता है सर, इसके अंदर क्या होता है, सोइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिक एंड एसिडिक दोनों क्या पाएंगे? कंपाउंड पाए जाते हैं। मतलब एलिमेंट अपने को दो बेसिक एंड दोनों एलिमेंट हमारे सोइल में मिलते हैं। तो जैसे ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट क्या करता है, बेसिक जो अपने कंपाउंड होते हैं उनसे रिएक्शन करता है, जैसे कैल्शियम वगैरह होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर फॉर्मेशन, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो इनका क्या कर लेता है यहाँ पर, ये फॉर्मेशन करता है। और ये जो बन गई, ये किस टाइप के होते हैं? सोल्ट बोलते हैं इनको, मतलब बेसिक अपने को कंपाउंड बोलते हैं। और ये जैसे जैसे बेसिक होगा सोल्ट होगा, और सोल्ट क्या करेगा, ये वाटर के साथ क्या कर देता है, वाटर क्या करता है, इसको अपने साथ में डिजोल्व करके अपर जो सरफेस होती है उस अपर सरफेस से लीचिंग के द्वारा क्या इसमें लेके चल जाता है लोअर सरफेस में। अपन बहुत बात की लीचिंग की, बहुत अपन ने बात किया था। तो नाइट्रेट का अपन ने क्या देखा, इसकी हार्मफुल इफेक्ट मतलब लीचिंग होता है नाइट्रेट का, जबकि अपने NH4+ मतलब अमोनियम का हमने क्या देखा था, वोलेटिलाइजेशन होता है सर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक और इसकी हार्मफुल रिएक्शन होती है, वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो होती है, ये होती है एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसमें ऑक्सीजन की जो होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी स्टेट होगी, यहाँ पर 6 माइनस मतलब +5 दिख रही है, और यहाँ पर 0 मतलब ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है। मतलब तो उस कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो कंडीशन होती है, कंडीशन कब होती है? या तो वाटर लो कंडीशन। वाटर लो कंडीशन मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर एयर की प्रेजेंस कम है, मतलब एनारोबिक कंडीशन हो रही है। तो उस कंडीशन में अपने को जो अपने पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं अपन सूडोमोनास। तो सूडोमोनास बैक्टीरिया यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सूडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन करने का काम करता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर सूडोमोनास कर रहा है। उसी के साथ में ये किसके फॉर्म में निकलता है? N2 के फॉर्म में निकलता है। मतलब क्या निकलता है ये? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड अपने को ये मिल गया है N2, और ये क्या मिल गई, ये अपने पास N2 नाइट्रोजन जो गैस होती है उस नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकला। तो N2 ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर कि नाइट्रस ऑक्साइड अपने को कहाँ पर कौन सी रिएक्शन में देखने को मिलता है? डीनाइट्रिफिकेशन के रिएक्शन में N2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इतना याद नहीं रहता तो आपको डीनाइट्रिफिकेशन में इतना याद रखना है कि एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं। उसी साथ में जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं अपन, वो होता है यहाँ पर सूडोमोनास बैक्टीरिया, यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। उसी साथ में अपन ने नाइट्रिफिकेशन के 2 स्टेप पर, इसके अंदर अपने दो बैक्टीरिया पढ़ा था, एक पढ़ा था अपना नाइट्रोसोमोनास एंड एक पढ़ा था अपना नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा था, अमोनियम आयन से क्या बन रहा था, नाइट्रेट बन रहा था। और उसी के बाद में जो नाइट्रेट था उससे नाइट्राइट था, उससे क्या बन रहा था, नाइट्रेट बन रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अपने को किसका फॉर्मेशन हो रहा था, नाइट्राइट का हो रहा था, और दूसरे रिएक्शन में किसके फॉर्मेशन हो रहा था, नाइट्रेट का। ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर रखना, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन अपने को मिल रही थी, इसके अंदर, तो इसके अंदर अपने को मिल रहा था नाइट्राइट आयन, ठीक है, नाइट्राइट आयन। और उसके साथ में नाइट्राइट से फिर क्या मिल रहा था अपने को, नाइट्रेट NO3-। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया था नाइट्रोबैक्टर, और उसके साथ में जो था नाइट्रोसोमोनास। यदि आपको कंफ्यूजन होता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ऐसे याद रख लेना, बैक्टर में क्या आता है, बी आ रहा है, मतलब बेटा, तो बेटा बाद में आता है बाप से, तो बाप का है कौन है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। कंफ्यूजन यदि होता है तो बहुत बार आप कर देते हो, ठीक है, तो मेरे से भी क्वेश्चन गलत हो गया था एक बार, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस को लेकर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब, नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिक आता है बाईयूरेट। बाईयूरेट क्या होता है, अपन यूरिया का जब मतलब इंडस्ट्री के अंदर फॉर्मेशन करते हैं
उसी टाइम हमारे को एक कंपाउंड और यूरिया के अंदर देखने को मिल जाता है, यदि वहाँ पर टेम्परेचर के दिए जहाँ पर 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में हमारे को क्या करते हैं, तो ये अब यूरिया होता है, यूरिया के 2 मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ पर ये NH2 है ना, ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके लेकर के इसको NH3 गैस की फॉर्म में लेकर चला जाता है इसको, ठीक है। जैसे इसको NH3 फॉर्म में लेके जाता है तो ये कंपाउंड हमारे पास में मिलता है, इसको अपन बोलते हैं बाईयूरेट, ठीक है। ये अपना बाईयूरेट होता है और ये NH3 जो गैस होती है वो बन के यहाँ पर निकल जाती है। तो अब बाईयूरेट की बात क्यों कर रहे हैं, इसका जो मेन बात करने का अपना मोटा मोटा मतलब बात करें अपन, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये है कि बाईयूरेट एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए यूज होता है, इसीलिए इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 1.05। जो अपने यूरिया होता है, यूरिया के अंदर अपने को जो यूरिया के अंदर जो अपनी बाईयूरेट की जो कंसंट्रेशन होती है अपने को 1.5 से ज्यादा अपने को देखने को नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा होगी तो अपने प्लांट के लिए ये टॉक्सिक होता है। तो अपनी जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह होती है इस चीज का ध्यान रखती है कि उसके अंदर जो बाईयूरेट होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा न हो। और यदि अपन फोलियर स्प्रे के रूप में अपनी सोल्यूशन बना करके अपनी स्प्रे दे रहे हैं अपने प्लांट के ऊपर, उसके रूप में यदि अपन यूज कर रहे हैं यूरिया का, उस टाइम जो बाईयूरेट होता है वो नॉट मोर देन 0.25%। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। 0.25% जो होता है यूरिया कंसंट्रेशन किसके अंदर होनी चाहिए, फोलियर एप्लीकेशन, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो होता है बाईयूरेट टॉक्सिक के अंदर। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्लांट के अंदर। उसके बाद में कुछ टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर बात कर रहा हूँ एसिडिक इक्विवेलेंट। अब एसिडिक इक्विवेलेंट क्या होता है इसकी मैं पहले अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एसिडिक इक्विवेलेंट होता है, इसके अपन डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछा जाता है, उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो जो एसिडिक इक्विवेलेंट होता है इसकी बात करते हैं, क्या होता है कि जो अपने पास कोई भी एसिडिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब एसिडिक फर्टिलाइजर अपन किसके अंदर डालेंगे, सोइल के अंदर डालेंगे। तो सोइल के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, एसिडिटी कोज करेगा, सीधी सी बात है। तो एसिडिक फर्टिलाइजर को अपन जब सोइल के अंदर डाल रहे हैं तो कितनी एसिडिटी कोज करता है, उसको बोलते हैं एसिडिक इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट की बात कर ली, इक्विवेलेंट मतलब किसी के क्या है, इक्वल है। तो इक्वल यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि 100 ग्राम, कितना, जो 100 ग्राम अपने पास फर्टिलाइजर होगा, एसिडिक जो फर्टिलाइजर होगा, ये 100 ग्राम फर्टिलाइजर दैट प्रोड्यूस एसिडिटी इन सोइल। मतलब जो अपने को एसिडिटी, मतलब 100 ग्राम जो एसिडिक फर्टिलाइजर है वो कितना मतलब अपने को एसिडिटी कोज कर रहा है किसके अंदर, सोइल के अंदर, वो ही उसका क्या होता है उस फर्टिलाइजर का एसिडिक इक्विवेलेंट। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने समझा दिया क्या है, ये फैक्ट है कि एनहाइड्रस जो अमोनियम होता है उसके लिए 148 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। यूनिट आपको अच्छे से देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, इसके अंदर यूनिट चेंज कर देगा, यूनिट से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूनिट देख लेना है कि जो अपने एसिडिक इक्विवेलेंट देखते हैं और बेसिक, उसके बाद आपको बेसिक इक्विवेलेंट पढ़ाऊंगा तो वो भी किसके अंदर 100 ग्राम सोइल के अंदर देखा जाएगा, 100 ग्राम फर्टिलाइजर का देखा जाए तो मिली इक्विवेलेंट 100 ग्राम यहाँ पर यूनिट होने वाली है। तो 148 किसके लिए होगा, एनहाइड्रस अमोनियम। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl की बात करें यहाँ पर उसके लिए 128 हो जाएगा। उसके बाद अमोनियम सल्फेट की बात करें तो 110 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये अपन इसका जो एसिडिक इक्विवेलेंट वगैरह निकालते हैं, ये इनकी अंदर जो आयंस वगैरह होते हैं, H+ वगैरह एसिडिक आयंस वगैरह होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन से यहाँ पर अपन निकालते हैं। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप सीधा डाटा दिमाग में रखना है। उसी के साथ में यूरिया की बात करें तो 84 होता है। DAP की बात करें, डाई अमोनियम फोस्फेट की बात करें तो 77 होता है। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो इसके अंदर 60 होता है। जिसके बाद MAP की बात करें इसके अंदर मतलब मोनो अमोनियम फोस्फेट की उसके अंदर कितना आता है, 57 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। तो इसके साथ में बेसिक इक्विवेलेंट, बेसिक इक्विवेलेंट में क्या होगा कि बेसिक फर्टिलाइजर 100 ग्राम बेसिक फर्टिलाइजर कितनी बेसिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो एसिडिक इक्विवेलेंट था, उसमें एसिडिक की बात कर रहे थे, इसके अंदर पर किसकी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी की बात करें तो कितना बेसिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर बात करते हैं कैल्शियम साइनामाइड की बात करें तो 63 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 29, सोडियम नाइट्रेट 29 और कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पर 21। तो डायरेक्ट याद रखने का डाटा अपने पास है, जिसको मैंने समझा दिया कैसे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट फर्टिलाइजर की जो बात करते हैं वो होता है यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं, पहली बात क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका स्पेसिफिक फर्टिलाइजर या इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर में इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट हाइड्रोस्कोपिक होता है। हाइड्रोस्कोपिक मतलब आर्द्रता ग्राही, मतलब क्या आर्द्रता ग्राही मतलब कि ये क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है अपने आप मतलब एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट आर्द्रता ग्राही। इसी के अंदर आपको यदि बात करें, यदि आपको एग्जांपल दे दो, इसके अंदर देखा जाए तो जो ये होता है नाइट्रेट
इसके अंदर अमोनियम जो नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट ये सब ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है यूरिया। तो इसके बाद जो होता है आप मतलब जो हाइड्रोस्कोपिक जो टाइप का मतलब वो देखने को मिलता है वो होता है यूरिया। इसी के साथ में एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक नेचर का होता है। मतलब ये विस्फोटक नेचर की मतलब प्रवृत्ति मतलब दिखाता है, अपनी नेचर दिखाता है। इसलिए इसका यूज भी अपन थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने को करना होता है। इसलिए अपन इसका इसलिए इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हो जाता है। उसी साथ में इसका हाइड्रोस्कोपिक होता है, ये दो इंपॉर्टेंट बताया। उसी साथ में इसका आप फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, NH4NO3 इसका फॉर्मूला होता है। और ये किस टाइप का आपको मैंने पहले बताया था कि एसिडिक नेचर का ये आप होता है। इसके अपन बात कर ली थी। उसके बाद में इसके अंदर कितना नाइट्रोजन परसेंटेज होता है उसके अपन बात कर ली थी, 33% इसके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज होता है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ये अपनी बात इसके अंदर कर ली थी। ठीक है, उसके बाद मतलब जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, सबसे फर्टिलाइजर में ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये हाइड्रोस्कोप की बात कर लिया। मैं अमोनियम नाइट्रेट के बाद जो आता है वो कौन है, इसके अंदर रैंक यूरिया की। उसके बाद में बात करें अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके ये क्या कर लेता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मतलब कैन का फॉर्मेशन कर लेता है। और कैन भी अपने पास होते हैं कि इम्पोर्टेंट अपने फर्टिलाइजर यहाँ पर माना जाता है। और ये जो बनता है कैन, इसकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट फर्टिलाइजर बना है वही है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किससे मिल रहा है, सीधा सा बात है, कैल्शियम इसके अंदर ऐड होगा। उसी साथ में अमोनियम नाइट्रेट कौन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन में आता है वो मैंने अपनी कंप्लीट बात कर लिया था। अमोनियम नाइट्रेट किसके अंदर, जिसके अंदर अमोनियम एंड नाइट्रेट दोनों फॉर्म पाई जा रही है, उस क्लासिफिकेशन में आ रहा था। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये अपने को मिल रहा था उसके अंदर अमाइड वाले में। ठीक है, ये अपन यहाँ पर बात कर लिए थे। उसी साथ में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किस टाइप का फर्टिलाइजर होता है, तो इसके अपन ने बात कर ली थी। कैल्शियम बात कर लिया था, मतलब बेसिक एलिमेंट आ गया, तो किस टाइप का हो गया, ये बेसिक नेचर का हो गया। उसी के साथ में इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके अंदर नाइट्रोजन 26% यहाँ पर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ में इसके अदर नेम होते हैं, गोल्ड फर्टिलाइजर बोलते हैं इसको, मतलब जो बोलते हैं इसको सोना खाद के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद में फार्मर फर्टिलाइजर के नाम भी जानते हैं, मतलब किसान खाद के नाम से भी इसको जानते हैं कैन को। उसी साथ में बात करें तो इसके अंदर नाइट्रो लाइम के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी में नाइट्रो चाल्क बोले या नाइट्रो, या इसके साथ में इसको नाइट्रो चाक भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रो चाक। तो इसके अदर नेम ये आपको याद रखना है, गोल्ड फर्टिलाइजर सोना खाद, उसके बाद फार्मर फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको ये याद रखना है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात कर ली। उसके साथ में लास्ट जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है वो आता है कैल्शियम साइनामाइड, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या होता है, CaCN2। ये तो कैल्शियम क्या हो गया अपने पास, कैल्शियम साइनामाइड हो गया। इसके अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो होते हैं नाइट्रोजन 21% होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 26% किसके अंदर बात की थी अपन ने, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के। तो 21% किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, कैल्शियम साइनामाइड के अंदर। और इसके अंदर बात करें तो कैल्शियम की बात हो गई, तो सर सीधा सा बात है, मैं क्या लिख दूंगा इसको, बेसिक नेचर का फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, तो बेसिक नेचुरल फर्टिलाइजर। उसी के साथ में इसका अपन इंडिया के अंदर यूज अपन नहीं करते। ठीक है, ये आप याद हुआ, इंडिया के अंदर यूज नहीं करते। ठीक है, इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता। उसी के साथ में इसकी बात करें तो ये जो यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, यूज 7 डे बिफोर सोइंग। इसका जो यूज करते हैं, सोइंग करने से पहले अपन 7 दिन पहले इसको अपन फील्ड के अंदर यूज करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं। तो जो कैल्शियम साइनामाइड होता है ये एक टाइप का नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, जो अपन क्या करते हैं, सोइंग से पहले अपन इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बाकी आपने फर्टिलाइजर देखा होगा बहुत चीज का अपन मैक्सिमम जो यूज करते हैं सोइंग के बाद ही करते हैं, लेकिन ये मात्र फर्टिलाइजर जिसका अपन यूज किससे करते हैं, सोइंग से 7 दिन पहले यूज करते हैं। और इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है 21 यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीजें अपने नाइट्रोजन की कंप्लीट अपने अच्छे से प्रॉपर 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट बात कर लिया। आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन इसके अंदर फंडामेंटल का गलत नहीं जाने वाला। ठीक है, तो लास्ट का जो अपन लेक्चर नंबर 36 बताया, जिसके अंदर अपन बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर की। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर वैसे तो मतलब ये सोइल का भी पार्ट, मतलब दोनों में, सोइल में भी आ जाता है, उसके अंदर में ये अपन एग्रो भी पढ़ लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अपना लेक्चर 35 तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच। तो अपने दोस्त वगैरह को और भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, तो इसको आप पढ़ने का तरीका आपको कैसे है, यदि आपकी क्लास वगैरह इधर उधर चलती है तो आप इसको, मैंने 35 लेक्चर है, तो 35 लेक्चर मैक्सिमम देखा जाए तो 15 आवर्स के अंदर है। ठीक है, तो 15 आवर्स के अंदर आप क्या करोगे, डेली के 2 आवर्स भी निकालते हो ना, तो आप एक वीक के अंदर इसको आप कंप्लीट करके अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। प्रॉपर इतना मतलब कंटेंट बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाया हूँ। तो आप एक वीक के अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस जो आपको पूरा डिग्री में भी काम आने वाला है, उसी के साथ में आपको
जितने भी आप एग्जाम वगैरह दोगे वहाँ पर भी आपको काम आने वाला है। और भी अपन प्लेटफॉर्म भी आप जुड़ सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मेरे को भी उस चीज़ का मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आपको आप तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।